नमस्ते दोस्तों, अरविंदास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे जीके 360 पॉइंट डेली डोज वैल्यू एडिशन सीरीज में हम इस टॉपिक में इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्ट्री एसेंशियल्स को कहानी के द्वारा समझेंगे। बिल्कुल। और सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ तारीखों का रट्टा मारना नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक एलीट क्लब भारत के जन आंदोलन का मुख्य वाहन बन गया। राइट, ये कल्पना करना बेहद दिलचस्प है कि कैसे महज 72 वकीलों और पत्रकारों का एक छोटा सा समूह, जो एक कॉलेज हॉल में मिले थे, हाँ, वो कुछ ही दशकों बाद एक ऐसा विशाल जन आंदोलन बन गया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन उसी ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी की परतों को खोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं 1885 से। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन गहरे खौफ में था। उन्हें एक और सैनिक विद्रोह का डर सता रहा था। और यही एंट्री होती है A.O. ह्यूम की, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी की स्थापना की। एग्जैक्टली। लेकिन क्या एक ब्रिटिश अधिकारी खुद भारतीयों को संगठित होने का मंच देगा? मुझे भी यही आश्चर्य होता है। ये तो अपने ही खिलाफ सेना तैयार करने जैसा है। नोट्स में एक मशहूर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जिक्र है। हाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसे मैं अपने दैनिक जीवन के प्रेशर कुकर के उदाहरण से समझता हूँ। मतलब जब कुकर में भाप बहुत अधिक हो जाती है तो सीटी के जरिए थोड़ी भाप बाहर निकाल दी जाती है ताकि कुकर फटे नहीं। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। ह्यूम और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड डफरिन दोनों का मानना था कि भारतीयों के राजनीतिक असंतोष की भाप को बाहर निकालने के लिए एक सेफ आउटलेट चाहिए। तो ये एक तरह का नियंत्रित विद्रोह था। हाँ, लेकिन भारतीय नेता भी तो हालात को समझ रहे होंगे ना? हाँ हाँ, लाला लाजपत राय ने इस सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को बहुत अच्छे से डिकोड किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये अंग्रेजों के फायदे के लिए बनाया गया था। सही कहा। खैर, अब थोड़ा एग्जाम फोकस पर आते हैं दोस्तों। इसके पहले सेशन के ज्योग्राफिकल शिफ्ट यानी भौगोलिक बदलाव पर बहुत सवाल आते हैं। तय हुआ था कि पहला सेशन पुणे में होगा, पर वहाँ चोलेरा यानी हैजा की महामारी फैल गई थी। हाँ, और इसी वजह से आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज करके बॉम्बे यानी मुंबई करनी पड़ी। बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और इसी पॉइंट पर हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड फैक्ट्स आते हैं। दिमाग में लॉक कर लीजिए दोस्तों। पहला, इस अधिवेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी प्रथम अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। दूसरा, इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स यानी 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 72? हाँ, सिर्फ 72। और तीसरा फैक्ट, उस वक्त का वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन को लगा था कि ये मुट्ठी भर लोग क्या ही कर लेंगे। उसने इनको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर मजाक भी उड़ाया था। अब दोस्तों, 1885 से 1888 तक के जो शुरुआती अधिवेशन है ना, वहाँ स्टेट PSCs में मैचिंग वाले सवाल आते हैं। तो चलिए हम अपने निमोनिक जोन में चलते हैं। इसे याद रखने की ट्रिक है BKMA, यानी B से बॉम्बे, K से कोलकाता, M से मद्रास और A से इलाहाबाद। देखा जाए तो कांग्रेस जानबूझकर पूरे देश में घूम रही थी। वेस्ट में बॉम्बे, ईस्ट में कोलकाता, साउथ में मद्रास और नॉर्थ में इलाहाबाद। सही बात है। और इनके अध्यक्षों की ट्रिक क्या होगी? उसकी ट्रिक है BNTY। इसे हम फर्स्ट मैट्रिक्स यानी प्रथम पहचान का मैट्रिक्स कहते हैं। B से बनर्जी जो 1885 में फर्स्ट हिंदू प्रेसिडेंट बने। N से नारोजी यानी दादा भाई नारोजी जो 1886 कलकत्ता सेशन में फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट बने। और हाँ, इसी 1886 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मर्जर INC में हुआ था। अच्छा, फिर T से तायब जी यानी बदरुद्दीन तायब जी जो 1887 मद्रास में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। और आखिर में U से यूले यानी जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद में ये फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट यानी प्रथम विदेशी अध्यक्ष बने। इस मैट्रिक्स से साफ पता चलता है कि शुरुआत से ही INC एक सेक्युलर ब्लूप्रिंट यानी धर्मनिरपेक्ष खाका तैयार कर रही थी। वैसे एक स्टैटिक जीके का पॉइंट यहाँ और ऐड करता हूँ। दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत फेमस थियरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी यानी धन निकासी सिद्धांत। हाँ, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक थियरी नहीं थी, ये ब्रिटिश आर्थिक लूट को बिनाकाब करने वाला हमारा पहला बड़ा हथियार था। पर देखो, शुरुआत में तो ये लोग साल में एक बार मिलते थे, पेटिशंस भेजते थे। तो ये एक प्रॉपर मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन में कैसे बदला?
इसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था 1905 का बंगाल पार्टीशन, यानी बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा का बहाना बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की कोशिश की। और इसके तुरंत बाद 1905 में बनारस सेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जी.के. गोखले थे। एग्जैक्टली और यहीं से स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और पहली बार फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट यानी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का फॉर्मल फैसला लिया गया। दोस्तों यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कीजिएगा। गोखले जी ने इसी साल पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी। पर एक बात सोचिए, किसी भी आंदोलन में जोश भरने के लिए गानों का बड़ा रोल होता है, राइट? हाँ बिल्कुल, और इसे हम द सॉन्ग सेशंस मैट्रिक्स कह सकते हैं। एग्जाम के लिए दो फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं, दोनों ही कलकत्ता डिवीजन में हुए थे। पहला वो 1896 का सेशन जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी थे, वहां पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और दूसरा था 1911 का कोलकाता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष भीषण नारायण दर थे। यहाँ पहली बार जनगण मन गाया गया। सही। पर देखो दोस्तों, इस बढ़ते हुए जोश के साथ ना कांग्रेस के अंदर ही दरारें आने लगी थीं। काम करने के तरीके पर मतभेद शुरू हो गया था। इसे हम एक जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार की तरह समझ सकते हैं। जैसे फैमिली में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच नहीं मिलती ना, वैसा ही हुआ। 1906 के कोलकाता सेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। वहां पहली बार स्वराज यानी स्वशासन की मांग तो हुई, पर जो मॉडरेट्स यानी नरम दल थे और जो एक्सट्रीमिस्ट्स यानी गरम दल थे, उनके बीच दूरियां बढ़ चुकी थीं। नरम दल चाहता था कि प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल तक रहे, पर गरम दल इसे पूरे देश में फैलाना चाहता था। और इसका नतीजा निकला 1907 का सूरत स्प्लिट यानी सूरत विभाजन। भाई वहां तो कुर्सियां चल गई थीं। हाँ, और उस हिस्टोरिक सेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो दूसरा था। नरम और गरम दल वहां अलग हो गए। पर जैसे जॉइंट फैमिली किसी शादी या फंक्शन में वापस मिल जाती है, वैसे ही 1916 के लखनऊ सेशन में इनका रियूनियन यानी पुनर्मिलन हुआ। लखनऊ सेशन 1916 अध्यक्ष थे एसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार। इसे दोस्तों एक डबल जैकपॉट मान लीजिए एग्जाम के लिए। एक तरफ तो नरम दल और गरम दल एक हो गए, और दूसरी तरफ आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता हुआ। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो पॉलिसी फेल हो गई। बिल्कुल। अब हम उस फेज पर आते हैं जहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता है, आईएनसी की महिला पुरोधा। दोस्तों एग्जाम में हमेशा फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट इंडियन वुमेन में कंफ्यूजन होता है। इसे क्लियर करने के लिए हम यूज करेंगे +8 years फॉर्मूला यानी 8 वर्षीय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। शुरुआत करते हैं 1917 के कलकत्ता सेशन से। यहाँ एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया। वो आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यानी प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। अब इसमें +8 साल कर दीजिए। 1917 + 8 हुआ 1925। 1925 के कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष बनी। ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और इस 1925 में फिर से 8 साल जोड़िए, हम आते हैं 1933 पर। 1933 के कलकत्ता सेशन में नेली सेन गुप्ता अध्यक्ष बनी, जो फर्स्ट इंग्लिश वुमेन प्रेसिडेंट यानी प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी। तो सीक्वेंस याद रखना है 1917, 1925 और 1933। इसे अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करें तो जो विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज हम देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से तो हुई थी ना। एकदम सही कनेक्शन जोड़ा आपने। चलिए अब एंटर करते हैं 1920 के दशक में। ये था गांधी एरा यानी गांधीवादी युग, जहां एलीट क्लब से आईएनसी एक मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन बन गई। यहाँ 1920 के सेशंस को लेकर एस्पिरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक ही साल में 2 सेशंस क्यों हुए थे? देखो दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन यानी विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यहाँ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सिर्फ इंट्रोड्यूस्ड यानी पेश किया गया था। अच्छा, मतलब वहां फाइनल फैसला नहीं हुआ था। नहीं, फाइनल मंजूरी मिली दिसंबर 1920 के नागपुर एनुअल सेशन में, जिसके अध्यक्ष सी विजयराघवाचार्य थे और वाइसरॉय लॉर्ड चिल्मसफर्ड था। यहाँ ये प्रस्ताव रैटिफाइड यानी अंतिम रूप से मंजूर हुआ। गॉट इट। और दोस्तों इसके बाद 1924 का बेलगांव सेशन आता है।
एग्जाम बुलेटफाई के हिसाब से बता दूं कि ये इकलौता ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी। और 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन भी याद रखना। वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद मात्र 35 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और उन्होंने वहां नो चेंजेस यानी परिवर्तन विरोधी और प्रो चेंजेस यानी परिवर्तन समर्थक के बीच का विवाद सुलझाया था। सही। अब हम बढ़ते हैं स्लाइड 7 की तरफ। राज व्यवस्था और इतिहास यानी पॉलिटी एंड हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन 1929 और 1931 के सेशंस। इसे वैसे ही समझिए जैसे अपना नया घर बनवाने से पहले हम म्यूनिसिपैलिटी से ब्लूप्रिंट पास करवाते हैं। आजाद भारत का ब्लूप्रिंट इन्हीं सालों में तैयार हुआ था। 1929 लाहौर सेशन। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन। यहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। और इसी का असर था कि 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जो आगे चलकर हमारा रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस बन गया। बिल्कुल। और उसके बाद आया 1931 का कराची सेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ही था। यहाँ सबसे बड़ा प्रस्ताव फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का पास हुआ और चरखा फ्लैग यानी चरखे वाले तिरंगे को भी अपनाया गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 यानी भाग 3 जो है वो इसी 1931 के रेजोल्यूशन का डायरेक्ट हिस्टोरिकल प्रेडिसेसर है। वहीं से शुरुआत हुई थी अपने मौलिक अधिकारों की। सही बताया। अब टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं 1938 से 1942 का बोस एरा यानी बोस युग। ये आजादी के स्ट्रगल का सबसे अग्रेसिव टाइम था। 1938 हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। यहाँ नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। और उसके अगले ही साल एक बड़ा क्लैश हो गया, 1939 का त्रिपुरी सेशन। सुभाष चंद्र बोस वापस चुनाव जीत गए पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे। इसे ही हिस्ट्री में त्रिपुरी क्राइसिस यानी त्रिपुरी संकट कहते हैं। उसके बाद आता है 1942 का बॉम्बे स्पेशल सेशन, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो था। यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, और इसी को अगस्त रेजोल्यूशन यानी अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, जहाँ गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का आह्वान किया था। वैसे जब आजादी मिली दोस्तों, तब आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? ये सवाल स्टेट पीएससीज बहुत पूछते हैं। देखो, 1940 से 1946 तक मौलाना आजाद ही अध्यक्ष थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध और क्विट इंडिया की वजह से इलेक्शंस नहीं हुए। ये सबसे लंबा कार्यकाल था। पर आजादी के ठीक समय यानी 1947 में अध्यक्ष अलग थे। हाँ, 1946 के मेरिट सेशन में जेबी कृपलानी चुने गए थे। तो 15 अगस्त 1947 को सक्रिय अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। डायरेक्ट हिट फैक्ट है ये। चलो अब फटाफट स्टैटिक जीके वाले रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, जो रेलवे और एसएससी के लिए जरूरी हैं। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहा? 3 बार दादा भाई नौरोजी, 1886, 1893 और 1906 में। और जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, 1929, 1936 और 1937 में। दोस्तों, यहाँ एक ट्रैप है। मदन मोहन मालवीय 4 बार चुने गए थे, पर 2 बार जेल में होने के कारण उन्होंने सिर्फ 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो रिकॉर्ड नौरोजी और नेहरू के पास ही है। और हमने बताया था मौलाना आजाद सबसे युवा थे और उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। पर क्या आप जानते हैं फर्स्ट रूरल सेशन यानी प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कब हुआ था? ये 1937 में फाइजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार कांग्रेस किसी गांव में आई थी। वाह! तो चलिए अब आज के जीके 360 एमसीक्यू डायग्नोस्टिक पर आते हैं। मैं सवाल पूछूंगी और आप सब मन में आंसर सोचना। पहला सवाल, आईएनसी की स्थापना से जुड़ा सेफ्टी वाल्व यानी सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, इसका उत्तर अब आपको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय ने। दूसरा सवाल, 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये वही जॉइंट फैमिली रियूनियन था। इसका आंसर है एसी मजुमदार। और आखिरी सवाल, किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला आईएनसी अधिवेशन कौन सा था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया 1937 का फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, ये सफर कैसा लगा? जो सेफ्टी वाल्व अंग्रेजों ने खुद को बचाने के लिए लगाया था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उसी को आजादी की ट्रेन का इंजन बना दिया। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।